Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we discuss the exercise unit number 5. आज हम पाकिस्तान स्टडीज़ जो इंग्लिश मीडियम सिलेबस है ग्रेड 12 का उसका यूनिट नंबर 5 है, बाब नंबर 5 है हमारा। ये हमारा थर्ड सेक्शन है। सेक्शन 3 है रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के वसाइल और मुआशी तरक्की। और जो टाइटल है हमारा मिनरल पावर रिसोर्सेज एंड टेली कम्युनिकेशन, यानी कि मादनियात, तवानाई के वसाइल और टेली कम्युनिकेशन। पाकिस्तान इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। Important minerals found in Pakistan include coal, salt, natural gas, oil, copper एंड गोल्ड। द वर्ल्ड फेमस जो साल्ट माइन है क्योड़ा में, नमक की कान है, इन पंजाब इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट साल्ट माइन इन द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो है नमक की कान है। इन बलोचिस्तान लार्ज रिसर्च ऑफ कॉपर एंड गोल्ड आर फाउंड इन सेंडक एंड रेकोटिक। These resources support Pakistan's economy and various industries. ये था इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन कि पाकिस्तान में कौन से मादनी वसाइल पाए जाते हैं और इन मादनियात में कौन कौन सी मादनियात शामिल हैं। और अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। Exercise. Answer the following questions by choosing the best answer A, B, C और D। यानी कि A, B, C और D में से जो बेस्ट आंसर है उसको हम चूज करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द साल्ट रेंज इज फेमस फॉर। द करेक्ट आंसर इज B, रॉक साल्ट एंड limestone। Next statement number 2, copper and gold mines are located in Sandak। यानी कि ये सूबा बलोचिस्तान का ज़िला चागी, वहाँ पे ये मुकाम है। थर्ड स्टेटमेंट इज पाकिस्तान लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स आर इन थर। तो करेक्ट आंसर है थर। नेक्स्ट हमारी फोर्थ स्टेटमेंट है मेथीन लेक इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस। यानी कि मेथीन लीक के जो डिसएडवांटेज हैं या नुकसानात हैं उसमें से एक है नेचुरल गैस। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये वाले जो स्टेटमेंट्स हैं इज ट्रू रिगार्डिंग द एनर्जी मिनरल्स फाउंड इन पाकिस्तान। तो जो करेक्ट आंसर है वो बी है। सुई गैस फील्ड अकाउंट्स फॉर द मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान गैस प्रोडक्शन। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 6 है विच जिमस्टोन, मतलब के कीमती पत्थर। जिमस्टोन कहते हैं कीमती पत्थर को, कि वो कौन सा कीमती पत्थर है जो कि फेमस है, इज फेमसली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्वात वैली इन खैबर पख्तूनख्वा। तो इसका करेक्ट आंसर है यानी कि एमरल्ड जमुर्द को कहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ पाकिस्तान माइनिंग इंडस्ट्री। तो करेक्ट आंसर है डिफोरेस्ट्रेशन। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 8 या 8 स्टेटमेंट है हमारी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अफेक्टिव अप्रोच टू मिटिगेशन द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ माइनिंग इन पाकिस्तान। करेक्ट आंसर इज बी, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इन पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर है सी, seasonal variability in water flow। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी इन पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर इज सी, क्रिएट्स लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। इनके हमने मुख्तसर जवाब देने हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 या फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवेयर द इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग कोल
as an energy source on both the environment and the economy. जी, तो अब हम अपने सवाल को थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं कि कोयले को तवानाई के ज़रिया के तौर पर इस्तेमाल करने के माहौल और मुआशियत पर, इकॉनमी पर और इन्वायरमेंट पर, माहौल और मुआशियत दोनों पर पड़ने वाले असरात का हमने अंदाज़ा लगाना है। तो इसका आंसर है कोल, यानी कि कोयला। कोल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनर्जी मिनरल्स ऑफ पाकिस्तान। कोयला पाकिस्तान की तवानाई की अहम तरीन मादनियात में से, अहम तरीन जो मिनरल्स हैं, मादनियात हैं, उसमें से एक है। विद लार्ज रिजर्व्स इन थरपारकर, लाकड़ा साल्ट रेंज एंड कोयटा कोल फील्ड्स। ये थरपारकर, लाखड़ा साल्ट रेंज और कोयटा के कोयले के मैदानों में बड़े ज़खायर के साथ यानी कि ये पाया जाता है। इट्स यूज़ हैज़ बोथ इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड इन्वायरमेंटल ड्रॉबैक्स। इसके इस्तेमाल के इक्तसादी फ़वाइद और माहौलियाती नुकसानात दोनों हैं, यानी कि ये फ़ायदा भी देता है और कुछ इसके माहौल के ऊपर माहौलियाती नुकसानात भी हैं। तो अब हम देखते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट, यानी कि इसके हमारी मुआशियत पर, इकोनॉमी पर, इक्तसादियात पर क्या असरात हैं। कोल प्रोवाइड्स आर रिलायबल एंड चीप सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोयला जो है बिजली का एक काबिल एतमाद और सस्ता तरीन, यानी कि सस्ता ज़रिया है, सस्ते ज़राए से हमें बिजली फ्राहम करता है। विच रिड्यूस पाकिस्तान इन डिपेंडेंस ऑन कॉस्टली इम्पोर्टेड फ्यूल्स। जो हम इंपोर्ट करते हैं फ्यूल्स, ईंधन जलाने के लिए, बिजली के लिए या किसी भी इस्तेमाल के लिए, उसको हम दूसरे मुल्कों से मंगवाते हैं, इसलिए वो कॉस्टली हो जाता है, उसकी जो कास्ट है वो बढ़ जाती है। तो जो हमारा कोयला है, क्योंकि हमारे मुल्क में वाफर मिकदार में पाया जाता है, तो ये हमें सस्ता पड़ता है, यानी कि जिससे पाकिस्तान के महंगे दरामदी ईंधन पर इन्हिसार जो है वो कम होता है। ये सपोर्ट करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन सीमेंट एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग। ये हमें सीमेंट और स्टील की तैयारी में, सनती तरक्की में मुआवनत करता है। कोल बेस्ड प्रोजेक्ट्स ऑल्सो क्रिएट जॉब्स इन मीनिंग ट्रांसपोर्ट। जब कोई भी प्रोजेक्ट मुल्क में स्टार्ट होते हैं तो आम लोगों को भी जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या रोज़गार के जो मौक़े हैं वो मिलते हैं। इसका मतलब है कि कोयले पर मबनी मंसूबे कानकनी में मुलाजमतें भी पैदा करते हैं एंड पावर जनरेशन दस कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ। और यानी कि ये मुलाजमतें भी पैदा करते हैं और ये जैसे नकलो हमल और बिजली की पैदावार और इस तरह की इक्तसादी तरक्की में ये शिराकतदार हैं या शिरकत करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। अब है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के माहौलियाती असरात इसके क्या हैं। डिस्पाइट द इकोनॉमिक वैल्यू, अपने इक्तसादी कदर के बावजूद, ये तो इसकी इक्तसादी कदर है ना कि ये हमें ये फ़ायदा दे रहा है कि दूसरे मुल्क का जो हम दरामदशुदा ईंधन इस्तेमाल करते हैं उस पे इन्हिसार हमारा कम हो जाएगा, और जब हमारे मुल्क में प्रोजेक्ट ओपन होंगे तो हमें क्या होगा, रोज़गार मिलेंगे और हमें अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लोगों का म्यार ज़िंदगी बुलंद होगा। अब इसके जो माहौलियाती इम्पैक्ट हैं, इसके जो बैड इम्पैक्ट हैं वो ये हैं कि बावजूद इसके कि ये हमें इकोनॉमिक वैल्यू फ्राहम करता है। कोल हैज़ सवियर कोल हैज़ सवियर इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, कि कोयले के शदीद माहौलियाती असरात हैं। बर्निंग कोल रिलीज ग्रीन हाउस, जब कोयला जलता है, कोयला जलाने से ग्रीन हाउस गैसेस एंड हार्मफुल एयर, और जो बहुत मुज़र सेहत हवा की आलूदगी है,
एयर पोल्यूटेंट्स फ़िज़ाई आलूदगी इससे खारिज होती है, लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और हेल्थ के मसाइल का वो बायस बनती है, या हेल्थ के मसाइल और ग्लोबल वार्मिंग इससे जन्म लेती है। माइनिंग एक्टिविटीज़ डिग्रेड लैंड, और जो कान कनी की सरगर्मियां हैं वो ज़मीन को डिग्रेड करती हैं, ज़मीन को ख़राब करती हैं। कंटेमिनेट मतलब कि आलूदा करना, वाटर रिसोर्सेज पानी के जो ज़राए हैं, एंड ऑफन कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, वो ये अक्सर जो है मुकामी कम्युनिटीज़ के बेघर होने का सबब बनती हैं और पानी के वसाइल को आलूदा करती हैं, क्रिएटिंग सोशल एंड इकोलॉजिकल इश्यूज, जिससे समाजी और माहौलियाती मसाइल पैदा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ कैन वी इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द माइनिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, कि हम पाकिस्तान में कानकनी की सनत की पैदावारियत और कारकर्दगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। द माइनिंग इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फेस सेवरल चैलेंजेस, जो पाकिस्तान की कानकनी की संत है इसको कई चैलेंजेस का सामना है, सच एज जैसे कि वीक पॉलिसीज के कमज़ोर पॉलिसियाँ, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, नाकस इंफ्रास्ट्रक्चर, एब्सटोल मेथड्स और फरसुदा तरीके या फरसुदा तरीक़ेकार पुराने तरीक़ों पर लोग अमल करते हैं, एंड लैक ऑफ कैपिटल और सरमाए की कमी। टू इम्प्रूव इट्स प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, इसकी कारकर्दगी और सलाहियत जो पैदावारी है उसको बेहतर बनाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि जामिया रिफॉर्म्स इस्लाहात आर रिक्वायर्ड की ज़रूरत है, कि इसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए जामिया इस्लाहात की ज़रूरत है। फर्स्टली यानी कि सबसे पहले द गवर्नमेंट मस्ट फ्रेम क्लियर एंड कंसिस्टेंट माइनिंग पॉलिसीज़, कि सबसे पहले हुकूमत को कानकनी की वाजिया और मुस्तकिल पॉलिसियाँ जो हैं वो मरतब करनी होंगी। सिंप्लीफाई यानी कि सादा करना होगा या आसान बनाना होगा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स, जो ब्यूरोक्रेटिक तरीक़ाकार हैं वो आसान बनाने चाहिए, एंड इंश्योर स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स टू अट्रैक्ट लोकल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये तरीक़ाकार ब्यूरोक्रेटिक मेथड इतना आसान हो और पॉलिसियाँ इतनी वासिया हों कि वो नेशनल, मुल्की, मकामी और गैर मुल्की इंटरनेशनल सरमायाकारी को राग़ब करने के लिए मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाना चाहिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हों। सेकेंडली, दोम या दूसरा, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड्स, रेलवेज एंड पावर सप्लाई इन माइनिंग रीजन्स इज essential to reduce operational cost and improve competitiveness, जो उसमें मुसाबकत है। यानी कि दोम क्या है कि बुनियादी ढांचे जैसे सड़कों, रेलवे और कानकनी के इलाकों में बिजली की फराहमी में सरमायाकारी ऑपरेशनल लागत को कम करने और मुसाबकत को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। थर्ड इसका पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन ऑफ माइनिंग प्रैक्टिसेस थ्रू द यूज़ ऑफ एडवांस्ड मशीनरी, digital mapping and scientific exploration methods can significantly enhance production while reducing environmental damage। अब क्या है कि जदीद मशीनरी, जो मॉडर्न मशीनरी है या एडवांस्ड मशीनरी है और डिजिटल मैपिंग है और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, साइंटिफिक रिसर्च के तरीक़ों के इस्तेमाल के ज़रिए कानकनी के तरीक़ों को जदीद बनाने से माहौलियाती नुकसान को कम करते हुए पैदावार में नुमाया इजाफा किया जा सकता है। इससे क्या होगा, जब हम जदीद तरीक़ों को अपनाएंगे तो माहौल पे जो बुरे असरात हैं वो कम से कम होंगे और प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगी, पैदावार जो है वो बढ़ेगी। लास्ट पॉइंट है हमारा, एक्सेस टू फाइनेंसिंग शुड बी
improved by encouraging public private partnership and offering यानी कि हमें ऑफर करना चाहिए पब्लिक को भी, सेक्टर को भी और प्राइवेट सेक्टर को भी। हमें अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाने के लिए इस तरह की पॉलिसियां बनानी होंगी जिसमें हर तरह के लोग शामिल हो सकें। ऑफरिंग इंसेंटिव्स टू इन्वेस्टर्स, और ऑफर करने चाहिए जो मराआत मिलनी चाहिए इन्वेस्टर्स को, वो हम मुहैया करें। इसको हम इस तरह से भी समझ लेते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हौसला अफजाई और सरमायाकारों को मराआत देकर फाइनेंसिंग तक रसाई को बेहतर बनाना चाहिए। बाय अडॉप्टिंग मॉडर्न टेक्निक्स, जदीद तकनीकों को अपनाकर, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाकर, एंड इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज़, और जो हमारी पॉलिसियां हैं वो शफाफ हों, शफाफ पॉलिसियों को यकीनी बनाकर पाकिस्तान कैन अनलॉक द फुल पोटेंशियल ऑफ इट्स माइनिंग रिसोर्सेज। पाकिस्तान अपने कान करने के वसाइल की मुकम्मल सलाहियत हासिल कर सकता है या खोल सकता है। मेक द सेक्टर अ स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर टू नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ, और इस शोबे को कौमी इक्तसादी तरक्की में एक मजबूत शराकतदार बना सकता है। एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर जो है, कंट्रीब्यूटर शराकतदार बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, Analyze the role of renewable energy resources in Pakistan's future energy needs, कि पाकिस्तान की मुस्तकबिल की तवानाई की ज़रूरियात में काबिल तजदीद तवानाई के वसाइल के किरदार का तजज़िया करें। तो इसका आंसर है पाकिस्तान जो है has abundant renewable energy resources such as hydro, solar, wind and biofuels, कि पाकिस्तान के पास काबिल तजदीद तवानाई के जो वसाइल हैं वो काफ़ी हैं या वाफर वसाइल हैं, जैसे हाइड्रो, सोलर, विंड, बायोफ्यूल, विच कैन प्ले अ वाइटल रोल। ये एक बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं इन मीटिंग फ्यूचर एनर्जी नीड्स, मुस्तकबिल में जो एनर्जी की ज़रूरियात हैं उनको बेहतर तौर पर ये पूरा कर सकते हैं या पूरा करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। दीज रिसोर्सेज प्रोवाइड, ये जो रिसोर्सेज हैं ये मुहैया करते हैं क्लीन, साफ एंड सस्टेनेबल एनर्जी। जिस तरह हमने पढ़ा कि कोयले से जो हमारी फ़िज़ा आलूदा होती है, नुकसानात होते हैं बहुत ज़्यादा हमारे माहौल के ऊपर, और ये जो रिसोर्सेज हैं ये हमें साफ़ शफाफ एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये वसाइल साफ़ और पायदार तवानाई फराहम करते हैं, रिड्यूस कम करते हैं डिपेंडेंस जो हम इन्हिसार करते हैं ऑन कास्टली इंपोर्ट्स, यानी कि महंगे दरामदी चीज़ों पर जो हम इन्हिसार करते हैं, ये उस इन्हिसार को भी महंगी दरामदात पर इन्हिसार कम करते हैं। इम्प्रूव एनर्जी सिक्योरिटी, और ये जो एनर्जी है यानी कि तवानाई की हिफाजत को बेहतर बनाते हैं। एंड हेल्प, और मदद करते हैं कंट्रोल करने में ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, के ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ऑल्दो, हालांकि देयर पोटेंशियल इज वास्ट चैलेंजेस लाइक, यानी कि वास्ट यानी कि बहुत ज़्यादा, इनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है, जैसे लाइक हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसी हर्डल्स। यानी कि ये वाले जो रिसोर्सेज हैं ये मदद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आला सरमायाकारी की लागत है, बुनियादी ढांचे की कमी है और पॉलिसी रुकावटें जैसे चैलेंजेस इनकी तरक्की को क्या कर रहे हैं, सुस्त कर रहे हैं। हर्डल स्लो देयर प्रोग्रेस, इनकी जो तरक्की है, प्रोग्रेस है, उसको कम कर रहे हैं। इट डिवेल्प्ड इफेक्टिवली, अगर हम इनको मौसर तरीके से तैयार करते हैं, डेवलप करते हैं, रिन्यूएबल कैन बिकम द बैकबोन, ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं ऑफ पाकिस्तान सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर, कि अगर हम इन्हें मौसर तरीके से तैयार करते हैं तो काबिल तजदीद तवानाई पाकिस्तान के
پائیدار توانائی کے مستقبل کی ریڑھ کی ہڈی بن سکتی ہے۔ کویسچن نمبر 4 ہے What are the potential negative effects of modern means of telecommunication؟ کہ ٹیلی کمیونیکیشن کے جدید ذرائع جو ہیں اس کے جو ممکنہ منفی اثرات ہیں، نیگیٹو افیکٹس، وہ کیا ہیں، وہ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ Potential negative effects of modern means of telecommunication، ٹیلی کمیونیکیشن کے جدید ذرائع کے ممکنہ منفی اثرات۔ Telecommunication can also have detrimental consequences on social and political aspects of society۔ کہ ٹیلی کمیونیکیشن جو ہے وہ معاشرے کے سماجی اور سیاسی پہلوؤں پر بھی نقصان دہ اثرات چھوڑ سکتی ہے یا اس کے نقصان دہ نتائج ہو سکتے ہیں۔ Political aspects of society، یہ سماجی سطح پر on a social level the ubiquitous use of digital communication، وہ کہتا ہے کہ سماجی سطح پر ڈیجیٹل مواصلات کا ہر جگہ استعمال مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ can lead to difficulties such as less face-to-face encounters، weakening of personal relationship، یہ ہمارے جو پرسنل ریلیشن شپ ہیں اسے کمزور کر سکتا ہے، and increasing social isolation، اور یہ سماجی تنہائی میں اضافہ کر سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ سماجی سطح پر ڈیجیٹل مواصلات کا ہر جگہ استعمال مشکلات کا باعث بن سکتا ہے، جیسے کہ آمنے سامنے فیس ٹو فیس ملاقاتیں، ذاتی تعلقات کا کمزور ہونا اور سماجی تنہائی میں اضافہ۔ The dissemination of misinformation، یہ جو ڈیجیٹل چینلز ہیں یہ غلط معلومات جو پھیلاتے ہیں، اینڈ فیک نیوز تھرو ڈیجیٹل چینلز کین heighten social tensions and undermine trust in institutions۔ ڈیجیٹل چینل کے غلط جو طریقہ استعمال ہے یا معلومات ہیں اور جعلی خبروں کا جو پھیلاؤ ہے، یہ سماجی تناؤ کو بڑھا سکتے ہیں اور اداروں پر، انسٹیٹیوشنز پر جو اعتماد ہے اس کو کمزور کر سکتے ہیں۔ ایڈیشنلی مزید برآں ایکسیسو اسکرین ٹائم، کہ ضرورت سے زیادہ اسکرین پر جو ہمارا وقت گزرتا ہے، اینڈ ڈپینڈنسی آن ڈیجیٹل گیجٹس کین ڈیمیج مینٹل ہیلتھ اینڈ ویل بینگ، کہ ضرورت سے زیادہ اسکرین کا وقت اور ڈیجیٹل گیجٹس جو ہیں ان پر انحصار ذہنی صحت اور تندرستی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پولیٹیکلی، سیاسی طور پر ٹیلی کمیونیکیشن کین امپیکٹ پبلک اوپینین اینڈ پولیٹیکل پروسیسز ان بوتھ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ویز، کہ سیاسی طور پر ٹیلی کمیونیکیشن مثبت اور منفی دونوں طریقوں سے رائے عامہ اور سیاسی عمل کو متاثر کرتی ہے۔ while they provide platforms، جبکہ یہ پلیٹ فارم بھی مہیا کرتی ہے for free expression and political activity، یعنی کہ جہاں وہ آزادانہ اظہار اور سیاسی سرگرمیوں کے پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں یا یہ کرتی ہے، وہیں پہ they can also be، وہاں پر یہ بھی ہوتا ہے utilized for monitoring، censorship and manipulation، یعنی کہ اس کا استعمال نگرانی، سینسرشپ اور ہیرا پھیری کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ڈفرینٹ گروپ کین، جو مختلف قسم کے گروپس ہیں، can leverage telecommunications to promote propaganda, launch cyber attacks and interfering to privacy rights۔ یعنی کہ مختلف قسم کے جو گروپس ہیں پروپیگنڈا کو فروغ دینے کے لیے ٹیلی کمیونیکیشن کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جیسے وہ سائبر حملے شروع کر دیتے ہیں اور رازداری کے جو حقوق ہیں اس میں انٹرفیرنس کرتے ہیں یا اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ The digital divide when certain groups lack access to telecommunications، ڈیجیٹل تقسیم جب کچھ گروپوں کو ٹیلی کمیونیکیشن تک رسائی حاصل نہیں ہوتی، can lead to unequal political involvement، تو وہ غیر مساوی سیاسی شمولیت کا باعث بن سکتی ہے، and worsen existing social inequities، اور موجودہ سیاسی عدم مساوات کو وہ مزید خراب کر سکتی ہے۔ ان ایکوٹیز مطلب کہ عدم مساوات،
इसी तरह या इस तरह वाइल कम्युनिकेशंस, जबकि टेली कम्युनिकेशन जो है वाइल टेली कम्युनिकेशंस, जबकि इसी तरह या इस तरह जबकि टेली कम्युनिकेशंस ऑफर वेरियस बेनिफिट्स के मुख्तलिफ फ़वाइद पेश करती है या इसके मुख्तलिफ फ़ायदे हैं। इट इज़ वाइटल टू एड्रेस दीज पॉसिबल नेगेटिव, और ये कुछ मुमकिन मनफी असरात को भी नेगेटिव रिपरकशंस थ्रू इफेक्टिव रेगुलेशन, यानी कि इसमें ये बताया जा रहा है कि जिस तरह टेलीकम्युनिकेशन मुख्तलिफ फ़वाइद पेश करती है, इसके मुमकिन मनफी असरात जो कि मुअस्सर ज़ाब्ते और डिजिटल अदबी इक़दामात और पॉलिसियों के ज़रिए हल करने ज़रूरी हैं। डिजिटल लिटरेसी इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज़ दैट इनकरेज फेयर एक्सेस एंड एथिकल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, कि जो टेक्नोलॉजी के मुनसफ़ाना रसाई और अखलाकी इस्तेमाल की हौसला अफजाई करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन ई लर्निंग, कि ई लर्निंग में टेलीकम्युनिकेशन का क्या किरदार है। टेलीकम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रमोटिंग ई लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग हाई स्पीड इंटरनेट एंड डिजिटल कनेक्टिविटी, कि ई लर्निंग में जो टेलीकम्युनिकेशन का किरदार है, टेलीकम्युनिकेशन तेज़ रफ्तार इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी फ्राहम करके ई लर्निंग को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा करती है। इट enables द ग्रोथ ऑफ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोर्सरा, खान अकेडमी, स्पोर्ट्स, ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स, यानी कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मिसाल के तौर पर कोर्सेरा, खान अकेडमी की तरक्की को काबिल बनाया है। कनेक्टिविटी ने ऑनलाइन डिग्री प्रोग्रामों को ये सपोर्ट करता है एंड अलाउ स्टूडेंट फ्लेक्सिबल सेल्फ पेस स्टडी, और ये लचकदार खुद रफ्तार मुतालिया की इजाज़त देता है तुलबा को। थ्रू इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी, बेहतर कनेक्टिविटी के ज़रिए स्मार्ट क्लासरूम्स विद इंटरैक्टिव बोर्ड्स प्रोजेक्ट्स, virtual labs and simulations enhance teaching and learning, कि बेहतर कनेक्टिविटी के ज़रिए इंटरैक्टिव बोर्ड, प्रोजेक्टर, वर्चुअल लैब्स और सिमुलेशंस के साथ स्मार्ट क्लासरूम्स तदरीस और सीखने में इजाफा करते हैं। ड्यूरिंग क्राइसिस लाइक कोविड-19, जिस तरह से हम सब ने देखा जब कोविड-19 कोरोना वायरस का दौर चल रहा था, जैसे ये बहरान है, टेलीकम्युनिकेशन में डिस्टेंस लर्निंग पॉसिबल VIA, एजुकेशनल, टीवी, रेडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड मोबाइल लर्निंग एप्स। वो कहते हैं कोविड-19 जैसे बहरानों के दरमियान टेलीकम्युनिकेशन ने तालीमी, टीवी, रेडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल लर्निंग एप्स के ज़रिए फासलाती तालीम को मुमकिन बनाया। ओवरऑल मजमूई तौर पर यानी कि मजमूई तौर पर अगर हम मुकम्मल तौर पर देखते हैं, जिस तरह से अब तो यानी कि बहुत आम हो चुका है, जब से कोरोना के बाद से ये चीज़ काफ़ी कॉमन हो गई है। जिस तरह से फासलाती तालीम, उससे पहले इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी थी जो लोगों को वो घर बैठे तालीम देती थी। उसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था कि आप ऑनलाइन क्लासें लें या कोई असाइनमेंट्स तैयार करके भेजें या आपकी बुक्स आएँगी, आप उसको पढ़ेंगे और पेपर देंगे, फिर आपको डिग्री मिल जाएगी। यानी कि कोरोना के बाद से ये चीज़ कॉमन हो चुकी है। ओवरऑल इट वाइडन्स एक्सेस, इंश्योर्स continuity of education and make learning more interactive and accessible anywhere, anytime। यानी कि मजमूई तौर पर ये रसाई को वसी करता है, तालीम के तसलसल को यकीनी बनाना और सीखने को कहीं भी, एनीवेयर, एनी टाइम, किसी भी वक्त ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्टिव और काबिल रसाई बनाता है। इंटरैक्टिव एंड एक्सेसिबल, काबिल रसाई बनाता है कि जब आपके पास मवासलात होंगे, टेलीकम्युनिकेशन होगी, आप रब्ता आसानी से कर सकेंगे, इंटरनेट की सहूलत होगी, तो आप घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने से तालीम हासिल कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, उनके कल्चर को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये
किसके ज़रिए मुमकिन हुआ है? टेलीकम्युनिकेशन मवासलात के ज़रिए। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ पर ही मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिलती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। नेक्स्ट वीडियो में हम ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो हैं इनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।